हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो है इस वीडियो में जो है आपको ये अवकल अवयव विधि यानी समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर में पूछा जाता है हर साल ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है 8 नंबर में पूछा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को जो है हम करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ध्यानपूर्वक ये वीडियो को देखना है, लास्ट तक बने रहना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। एक क्वेश्चन को देखने से वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को, अब इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं। तो ये 3 समीकरण लिख रही है, हमें अवयव विधि से हल करना है। एक समीकरण, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो इन 3 समीकरण को अवयव विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जो 3 समीकरण लिख रही हैं, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, तो हमें इन्हें अवयव रूप में यानी कि मैट्रिक्स रूप में कन्वर्ट करना होगा। मैट्रिक्स रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं देखते हैं, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। इसे मैट्रिक्स बनाएंगे ये, और इसमें जो है हम इनके गुणांक लिखेंगे। x का गुणांक पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, y का गुणांक 3, फिर लिखेंगे z का गुणांक, समीकरण नंबर 1 से 3, ठीक है। ये मैंने लिख दिए सब। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, इसका x का गुणांक कितना है, 1 है, ठीक है। फिर कितना है, -2 है y का गुणांक। फिर z का गुणांक कितना है, 1 है। जब कुछ नहीं लिख रहे होता तो 1 ही होता है, ठीक है। हमने इसके भी लिख दिए। अब हम लिखेंगे इसके तीसरे समीकरण के, तो यहाँ पर कितना है, 3, फिर -1, फिर -2, ठीक है। ये हमने लिख दिया इनके x y z के गुणांक। इसके बाद हम जो x y 3 ही वेरिएबल हैं, इसमें तीनों वेरिएबल लिखेंगे यहाँ x y और z दूसरे वाले अवयव में, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है ये बाद में जो लिखा हुआ बराबर से इक्वल में, ये अब हम इन तीनों को फिर जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको लिखेंगे, 5, -4 और 3, ठीक है। ये हमने इस रूप में लिख दिया इन्हें। इस यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते थे अवयव रूप में लिखने पर, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मानेंगे इन्हें। माना जो ये पहले वाला लिखा हुआ ये ए है, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल B, ठीक है। यानी जो ए की वैल्यू है वो कितनी है तुम्हारी, दोबारा से भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ फटाफट। ये तो ए की वैल्यू है और ये कैपिटल X है, ये जो हमारा अवयव है x y z, इसमें कोफिशिएंट वेरिएबल है ये, और ये कैपिटल B है 5, -4 और 3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये हो गए हमारे a x और b की वैल्यू। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी इससे, a x बराबर b, ठीक है। a x बराबर b, यहाँ से हम कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे x बराबर जो होता है a इनवर्स b आ जाता है, लेकिन ये आता कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। कर दी हमने मल्टीप्लाई। इसके बाद हम जानते हैं ए इनवर्स और ए की जो गुणा है वो जो आ जाएगी तुम्हारी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, और ये आ गया ए इनवर्स बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो दूसरा वाला मैट्रिक्स जो है वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आता है ये। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। अब मैंने ये बता दिया आपको ये आया कैसे। तो हमने अब इसे जो है समीकरण नंबर 3 डाल देते, 3 4 डाल देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 4, 3 तो हमने पहले लिख ली है। अब इसके बाद यदि उन्हें नहीं लिखते तो इसे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हमें देखो x निकालने के लिए हमें a इनवर्स और b तो हमारे पास है, लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो a इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। a इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट a अपॉन a का सारणिक, a का डिटर्मिनेंट, ये इसका फॉर्मूला है। इसे चाहो तो समीकरण नंबर 5 कह देते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए लेकिन हमें फाइंड क्या क्या करना पड़ेगा, हमें ए का सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा और ए का एडजॉइंट ज्ञात करना पड़ेगा। ये दोनों निकाल के इसी समीकरण में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का सारणिक निकालते हैं, ए का सारणिक, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ये अवयव लिखा हुआ था ए, इसको सारणिक रूप में लिखना हमें, ठीक है। तो मैं इसे सारणिक रूप में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने सारणिक रूप में लिख दिए हैं। जो ये तो था हमारा अवयव का मैट्रिक्स का निशान, और ये है हमारा सारणिक का, तो मैंने सारणिक रूप में इसे लिख दिया है बस, ठीक है। अब जो है इसके बाद अब हम इसे सोल्व करेंगे, सारणिक ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, हम जो है R1 या रो वन के रेस्पेक्ट में हम इसे सोल्व करेंगे। तो हम पहले 2 लिखेंगे यहाँ पर 2 और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट हम यहाँ पर पहले बड़ा भी लगा सकते हैं। जब हम R1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी पहले 2 के रेस्पेक्ट में हम करा, तो ये लाइन और ये लाइन तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, वो 4 एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से बच रहे हैं, -2 1 -1 -2। पहली बार मैं लिखिए पूरा लिख रहा हूँ, अगली बार डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अब मैं इसे हटा देता हूँ, जो मैंने लाइन हटाई थी लगाई दी है।
इसके बाद अब हम रेस्पेक्ट में करेंगे इसके, तो हम जो है यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आपका आएगा माइनस का निशान और 3, ठीक है। और इसके बाद ये सांडिक बनाएंगे, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, चारों को यहाँ लिखेंगे 1 3 1 -2, ठीक है। अब मैं इसे फिर से हटा देता हूँ इन्हें, इसके रेस्पेक्ट में भी हो गया, +3 के रेस्पेक्ट में +3 लिखेंगे और ये सांडिक का निशान लगा देंगे, ठीक है। ये वाली रो आ जाएगी आपके और ये वाला कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये लिखेंगे 1 3 -2 -1, ठीक है। मैंने लिख दिया, इन्हें हटा देंगे, अब आपको लिखना नहीं है। अब इसके बाद इसे सोल्व कैसे करेंगे, तो 2, इसे सोल्व करने के लिए आप पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -2 की -2 से, -2 की -2 से, तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर यहाँ माइनस होता है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम -1 की गुणा +1 से करेंगे, तो -1 की जब +1 से करेंगे, -1 की +1 से, तो 1 की कम 1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आएगा और माइनस यहाँ पहले से ही फॉर्मूले में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे पहले लिख दो, तो यहाँ पर जो माइनस फॉर्मूले के अंदर माइनस माइनस, वो माइनस का 1 ही आया था, -1 की जब +1 से गुणा करी, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है। चलिए मैं इस लाइन को भी पहले पूरा ही लिख देता हूँ। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐसी, अब इस वाले नंबर की यानी 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, तो 2 ही कम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले के अंदर है, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 ही कम 3, ठीक है। इसके बाद जो है अब +3 लिखेंगे, अब ब्रैकेट लगाएंगे, अब ये 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो माइनस का 1 ही आ जाएगा, 1 ही कम 1, माइनस फॉर्मूले के अंदर है, 3 की गुणा -2 से करेंगे, तो 3 दूनी 6, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा ये। अब यहाँ पर ये 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, ठीक है। ये -2 -3 मिलकर हो जाएगा माइनस के 5, जोड़ेंगे चिन्ह माइनस का ही रहेगा, +3, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब 2 गुणा ये हो जाएगा कितना, 4 और 1 5, 3 गुणा -5, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 गुणा 6 में से 1 घटा देंगे, प्लस का 5 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 तिया 15, 15 15 30, और 30 और 10 40, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। 40 किसका मान आया है, सारणी के का मान, जो कि आपको दिखाई दे रहा है 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए इन्वर्स जो है वो उसका अस्तित्व है, वो विद्वान है, यानी हम वो ए इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यदि ये 0 आ जाता तो हम ए इन्वर्स को फाइंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ए इन्वर्स हमने ए का सारणिक तो निकाल लिया। अब ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है, ए का एडजॉइंट। तो ए का एडजॉइंट को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ। ए के एडजॉइंट को ज्ञात करने से पहले मैं यहाँ पर पहले आपका ये जो सारणिक ए है उसे लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ये एक्स्ट्रा में भी लिख लिया है, इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने लिख लिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अब हमें एडजॉइंट ए लिखना, मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर बड़ा सा सारणिक बनाएंगे आप, बड़ा सा अवयव बनाएंगे आप, मैट्रिक्स। इसमें जो जो लिखना है वो मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये ट्रांसपोज का निशान है, या तो ऐसा निशान लगा दो या टी लगा दो, टी लिख दो इसकी जगह, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है हम रो को लास्ट में कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम देखो, तो यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह रहेगा, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर देखो जो पहले वाले एलिमेंट थे ये वाले, यहाँ तो पहले वाली रो में तो यही आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 आएगा +1 आएगा, डायरेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप या तो -5 लिख लो या पूरे को इसे लिख दो, -2 -3, -2 -3, ठीक है। पहली रो लिखवा रहा हूँ मैं आपकी डायरेक्ट, ये हो जाएगी -1 + 6। ये आया कैसा है वो तो मैंने बता दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर सोल्व करवाया था, ये ऐसे ही आ गया। अब हम देखो, जैसे अब हम करेंगे R2 को सोल्व, तो ये फाइंड कैसे करेंगे, अब हम इसकी हेल्प से ही करेंगे। ये जो हमारे पास लिए लिख रहा है यहाँ पर, तो देखो इसकी हेल्प से कैसे करेंगे हम फाइंड।
अब हम इस वाले इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। इसके रेस्पेक्ट में हम जब निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो 3 की गुणा हम करेंगे -2 से, 3 की गुणा -2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, वो -6 आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। -6 लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर माइनस लगाएंगे, -6 लिखा, माइनस फॉर्मूले के अंदर है। अब फिर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 की गुणा -1 से करेंगे, 3 ही कम 3, माइनस का 3 आया, ये माइनस का 3 वो यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में तो हमने लिख लिया, अब रेस्पेक्ट में अब किसके लिखेंगे, इस वाले के। अब हम लिखेंगे ये -2 के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल आउट हो जाएगी ये। अब हमारे पास 4 एलिमेंट बचे, तो पहले इसकी गुणा इससे करेंगे हम, +2 की -2 से मल्टीप्लाई, +2 की जब -2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, वो -4 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, 3 तिया 9, ये प्लस का 9 आया, लेकिन अब यहाँ पहले फॉर्मूले में माइनस है, अब 3 तिया 9 लिख देंगे, ठीक है। ये चारों ये भी लिख दिया हमने, इसे हटा देता हूँ मैं अब। इसके बाद हम लिखेंगे अगला नंबर, अगला नंबर जो आएगा ये आएगा +1 के रेस्पेक्ट में, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचे, +2 की +-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही कम 2, माइनस का 2 आया, ये -2 यहाँ लिख देंगे, माइनस फॉर्मूले के अनुसार है, फॉर्मूले में है। अब ये 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे, ये आ गया एलिमेंट। अब इसके बाद ये फिर से मैं हटा देता हूँ, आपको तो वहाँ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो आपके सामने ही रहेगा कॉपी में, तो वहाँ फटाफट कर सकते हैं आप। इसके बाद अब ये +3 के रेस्पेक्ट में, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, +3 की +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही कम 3, माइनस, फिर हम करेंगे 3 की मल्टीप्लाई -2 से, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर हटा देता हूँ इन्हें मैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, -1 के रेस्पेक्ट, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, +2 की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो 2 ही कम 2, माइनस, इसके बाद हम +1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 ही कम 3, ठीक है, प्लस का 3 है, तो माइनस तो फॉर्मूले में है वो, ठीक है। ये फिर से हटा देता हूँ मैं सब। अब लास्ट वाला एलिमेंट बच गया हमारा ये, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है। फिर फॉर्मूले में माइनस लगा दिया हमने, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 ही कम 3, ठीक है, ये आ गया पूरा, हो गया पूरा। अब इसमें पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसे ये तो हमने फालतू में लिख के था एक्स्ट्रा में, तो इसे तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इसे सोल्व करते हैं, तो उसको सोल्व करेंगे अब। तो एडजॉइंट ए, पहले तो यहाँ पे प्लस का 5 ही आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, अंदर -5 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे, प्लस का 5 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला नंबर, ये माइनस का 6 है, प्लस का 3 है, तो ये माइनस का 3 हुआ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4 -9 मिलकर -13 हो जाएगा, बाहर तो प्लस था, -9 और -2, -9 और -2 मिलकर -11, माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा। इसके बाद ये वाला, ये आएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा 3 और 6 9, ये हो गया, 2 में से 3 घटाएंगे, -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लग रहा है तो माइनस माइनस प्लस, -4 -3 मिलकर माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ट्रांसपोज का निशान लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी हमने सॉल्व नहीं किया है, अब हम करेंगे इसे भी ट्रांसपोज, यानी इसे हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो रो ऐसे लिख रही है उससे कॉलम वाइज लिखेंगे, लिख दिया। अब ऐसी इसी प्रकार अब हम दूसरी वाली रो को लिखेंगे, दूसरी रो ये लिखी हुई है, इसको कॉलम वाइज लिखेंगे, 3 -13 11, ठीक है, ये भी हमने लिख दी। अब हम लिखेंगे तीसरी वाली रो को, ये वाली 9 1 -7 लिख दिया हमने, ये सब ये भी लिख दिया। अब ये चिन्ह हट जाएगा, तो हमने ट्रांसपोज इसका कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास जो है एडजॉइंट की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है, एडजॉइंट की वैल्यू आ गई है, ए इनवर्स और सारणी के का मान भी आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला था, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या थी, समीकरण 2 थी, क्या नाम था इसका, समीकरण नंबर 5 रखो, या नाम ना भी रखो, फॉर्मूला लिखना आपको, एडजॉइंट ए बटे सारणी के, इसमें रखना, तो दोनों की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो हमारे पास जो सारणी के की वैल्यू है तो वो तो बटे में 40 है, ठीक है, बटे में 40 है, ये
इसका मान तो 40 आया था। और जो एडजॉइंट ए है इसका मान हम यहाँ लिख देंगे। एडजॉइंट ए का मान कितना है, ये 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें इसे और सोल्व करना है। इसे सोल्व करेंगे कैसे, जो 40 है बटे में लिखा हुआ, तो इसे भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही रहने देंगे इसे। तो अब हमें ये आ गया, ये आ गया हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। ये आ गई हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू। ए इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स पूछा जाए तो इन्वर्स तो यहाँ तक करेंगे, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है एक्स वाई जेड के मान। तो अब हमारे पास इसे समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में रखने पर पुट इन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी था। ए इन्वर्स की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसे भी लिखो 1/40, और ये हमारे पास 5 5 5 3 माइनस 13 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 9 1 माइनस 7, ये लिख दिया। अब हमें लिखना बी की वैल्यू, जो सारणिक बी है। तो सारणिक बी हमारे पास ऊपर है लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये इसे हमें लिखना 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी गुणा निकालनी है। तो कैसे करेंगे, तो इनकी गुणा, ये तो है 3/3 का मैट्रिक्स और ये है 3/1 का मैट्रिक्स। इसमें 3 तो रो हैं, 1 2 3, और एक ही कॉलम है 1, ठीक है, ऐसा इसी प्रकार। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 की 3/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 ये तो हट जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। यानी ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसमें रो तो होंगी 3 और कॉलम 1 ही होगा, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, तो चलिए अब हम करते हैं इनकी गुणा। तो इनकी गुणा करने के लिए हम करते क्या हैं, हम इस प्रकार गुणा करेंगे, रो की कॉलम बाई कॉलम से करते हैं ना, इस प्रकार 7 की तरह गुणा करते हैं। तो हम 5 की पहले 5 से गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25, ठीक है। 5 की 5 से गुणा करी हमने, इस वाले 5 की इस वाले 5 से। अब हम करेंगे 3 की गुणा -4 से, तो 3 चौक 12 माइनस का 12, ठीक। इसके बाद 9 की गुणा करेंगे 3 से, तो 9 तिया 27 प्लस 27, ठीक है। इसे इतनी दूर लिखने की जरूरत नहीं है, इसे तो पास में बना देंगे। ये तो होगी हमारा पहले वाले रो से, पहले वाले रो से हो गई। अब हम इसी प्रकार सेकंड वाले से करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले रो से यानी 5 की गुणा 5 से करेंगे, तो 5 पंजे 25, फिर -13 की गुणा -4 से करेंगे, 13 चौका 52, माइनस माइनस प्लस, फिर +1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 3 एकम 3। तो इसका भी कंप्लीट हो गया है, इनकी गुणा भी, ठीक। अब हम अगले नंबर की गुणा करेंगे, यानी 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, फिर 11 की गुणा करेंगे -4 से, तो 11 चौक 44, माइनस का 44, फिर 7 की गुणा करेंगे 3 से, 7 या 21, माइनस का 21। तो गुणा करने पर ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें इसे सोल्व करते हैं। कैपिटल एक्स, अभी तो कैपिटल एक्स की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में लिखेंगे। तो अब इन्हें सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का ये प्लस का, तो 25 और 27 को जब ऐड करेंगे कितना हो, 7 5 12 का 2, 52 हो जाएगा, -12। इन सबको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 और 2 5 और 5 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 80 हो जाएगा ये। इसके बाद इन दोनों को, ये तो माइनस का है 25 तो, और माइनस का ये माइनस, ये माइनस, तो दोनों ये ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 44 और 21, तो इन्हें ऐड करोगे कितना जाएगा, 65 आ जाएगा माइनस का, ठीक। तो अब इसके बाद इसे और सोल्व करो, तो सोल्व करने पर ये 52 में से जब 12 घटाओगे तो 0 40 बचेगा, ये 80 बचेगा। 25 में से 65 घटाओगे तो माइनस का बचेगा, ये 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 40 बचेगा। आप इसे जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी करें, ठीक है। कैलकुलेशन है ये। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है कैपिटल एक्स की, तो स्मॉल एक्स वाई और जेड है, ठीक है। और ये जो 40 है, ये बटे में 40 लिख रहा है, तो जब ये सारणिक मैट्रिक्स के अंदर जाएगा तो तीनों को भाग देगा, यानी 40/40 को भी, 80/40 को भी, और माइनस के 40/40 को भी, सब में भाग में चला जाएगा। ये भाग में चला जाएगा तो भाग दे दो, भाग देगा तो 40 से 40 कटेगा एक बार, ये 40 से 80 कटेगा 2 बार, 40 से -40 कटेगा -1 बार, ठीक है। ये इससे कटा एक बार, इससे कटा 2 बार, इससे कटा 1 बार, तो ये आएगी। अब इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है हमारी, एक्स की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी,
वाई की वैल्यू आपकी, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी और जेड की वैल्यू आ जाएगी -1। ये तीनों एक्स वाई जेड के आंसर होंगे इसके, यही हमारा फाइनल आंसर होगा एक्स वाई जेड का। ठीक है, का आयतन हमें दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये घन की बात हो रही, तो घन के बारे में हम समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा कि घन होता क्या है। घन जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती हैं, घन इस टाइप से होता है ये बना हुआ। इसकी लंबाई मान लो, अगर लंबाई हमने x मान ली, x लंबाई है, चौड़ाई भी x और ऊंचाई भी x, सब इक्वल होते हैं इसके। ठीक है, मान लो लंबाई भी क्या थी l, x, चौड़ाई b है मान लो, वो भी x, और ऊंचाई जो वो भी x, इक्वल होती है इसमें। तो इसमें जो घन का आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, v हमसे डिनोट कर रहे हैं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो उसी फॉर्मूले से x गुणा x, क्योंकि यही लंबाई है, यही चौड़ाई है और यही ऊंचाई है, तो ये कितना आ जाएगा x क्यूब। ठीक है, ये घन का आयतन होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो सारे जो पृष्ठ हैं हमारे, ये एक वर्ग की तरह हैं, सब के सब पृष्ठ जो इसके सब के सब 6 पृष्ठ हैं इसमें और 6 के 6 वर्ग हैं। तो घन का अगर हमें लिखना होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यदि ये x है तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 6 पृष्ठ हैं तो 6 गुणा एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, इसका फॉर्मूला जो है। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर, जो माना घन यानी क्यूब, क्यूब माना घन की भुजा, भुजा या कोर कह दो आप, एक ही बात है। भुजा जो है हमने मान ली x है। ठीक है, तथा घन का जो आयतन है, डिनोट कर रहे हैं हम बस, घन का आयतन v और पृष्ठीय क्षेत्रफल इन्हें आप ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम a से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जो जो लिखा हुआ हम वो जो जो दिया गया है वो लिखते हैं हम। तो दिया क्या है हमें, पहला इन्होंने बताया आयतन में जो आयतन की जो बढ़ने की जो दर है वो बढ़ रहा है किस सेंट। ठीक है, तो वो लिखते हैं आयतन, दर लिखेंगे तो dv/dt, आयतन है v तो दर हो जाएगी dv/dt। तो आयतन इन्होंने बताया 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है ये आयतन। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का रहेगा ये। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। dA/dt हमें बताना है आपको निकाल कर, जब उसके कोर की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, जब x का मान आपका 10 सेंटीमीटर है तब उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है, दर किस दर से बढ़ रहा है, वो हमें दर निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उससे करेंगे। तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन हम जानते हैं, घन का आयतन v, जो v से डिनोट करते हैं इसे, एक्स क्यूब होता है, कितना होता है एक्स क्यूब, भुजा की घात 3, तो यहाँ पे v बराबर हो गया एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसी समीकरण का अब हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें दर निकालनी है। तो dv/dt और इसका करेंगे एक्स क्यूब का, तो आ जाएगा 3x की पावर n का अवकलन जैसा करते हैं वैसा होगा ये, यानी कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1, ये अवकलन का फॉर्मूला x की पावर n का। ठीक है, तो पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी आपकी, तो 3 में से 1 कम हो जाएगी, और फिर ये तो कर दिया हमने x की घात 3 का, अब x का और करेंगे तो dx/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx/dt, यानी ये आएगा dv/dt की वो वैल्यू आ गई 3x² और dx/dt आ गया। अब हमें इन्होंने ये आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो तो दे रखी है, ये दे रखी है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 9, इसकी जगह कितना आ जाएगा 9, 3x² dx/dt, 3 से ये कितनी बार कटेगा 3 बार, तो 3 x² को इसके बटे में ले आओ, तो ये आ जाएगी वैल्यू dx/dt की। ठीक है, यानी कि dx/dt जो आएगा वो आएगा 3/x²। जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसे यूज कर लेंगे।
अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमें जो है अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो घन का जो क्षेत्रफल है वो लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ए से डिनोट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ए आपका वो किसके बराबर होगा, 6x² के, 6 गुणा भुजा की घात 2 6x², ठीक है। भुजा x मान रखी है हमने कोर। अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो dA/dt 6 तो ऐसे लिखेंगे कांस्टेंट है, x की पावर n का फिर यही वाला इसी वाले फॉर्मूले से कर देंगे, पावर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2 थी तो 1 होगी। अब x का करेंगे dx/dt, ठीक है, ये आ जाएगा। तो dA/dt बराबर 6 दूनी 12 x और dx/dt, ठीक है। अब यहाँ पर dx/dt की वैल्यू ये वाली रख देंगे, यहाँ पर dA/dt बराबर 12 x, इसकी मान है 3/x², ठीक है। तो यहाँ से एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dA/dt बराबर आ जाएगा 12 × 36/x, ठीक है। अब हमसे यही पूछा गया था, dA/dt की जो वैल्यू है वो निकालनी थी जब x का मान 10 सेंटीमीटर होगा। तो x की जगह क्या रखेंगे, 10 रख देंगे। x की जगह हमने क्या रख दिया, 10 से इसे भाग देंगे तो 3.6 आ जाएगा, यानी दाईं तरफ से 1 से पहले पॉइंट लग जाएगा। 3.6 ये क्षेत्रफल है, तो ये आ जाएगा cm²/सेकंड, यानी कि जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका 3.6 cm²/सेकंड की दर से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। माना हवा का बुलबुला, हवा के बुलबुले की त्रिज्या r है, त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है तथा आयतन v है, ठीक है। हमने इन्हें डिनोट जैसे करते हैं वैसे मान लिया, इन्हें ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं तब भी। तो हमें अब दिया क्या है, इन्होंने दिया है हमें जो त्रिज्या जो है उसकी दर जो है बढ़ रही है, तो dr/dt रहेगा, ये दर है जो त्रिज्या की कितनी है 1/2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है तो प्लस की रहेगी, ठीक है। तो बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो बुलबुले का आयतन यानी dV/dt, ये जो दर है ये हमें फाइंड करनी है। जब r का मान कितना है, जब r का मान आपका 1 सेंटीमीटर है तब फाइंड करनी है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए। तो हवा का बुलबुला एक गोला है, तो उसका आयतन लिखना हमें, हवा के बुलबुले का आयतन v माना हमने, तो v आयतन जो होता है वो कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r3, ये तो आयतन है v बराबर 4/3 पाई r3, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। अब इसके बाद हमें dV/dt निकालना, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, dV/dt बराबर 4/3 पाई, तो कांस्टेंट आपका ये तो ऐसे लिखा जाएगा। अब r की पावर 3 का करना पड़ेगा, तो हमें जानते हैं r की पावर n का क्या होता, कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, d/dx, x की पावर n का कैसा होता है n, x की पावर n-1, ये अवकलन का फॉर्मूला है x की पावर n का, उसी रूप में होगा, यानी पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा r की पावर x की पावर n की तरह। अब हमें r का भी करना पड़ेगा, तो dr/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब बाकी जो है सारी वैल्यू इसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो गया 4 पाई r² dr/dt। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, 4 पाई, r का मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें dV/dt की जो वैल्यू निकालनी है वो r बराबर 1 पर निकालनी है, गुणा dr/dt की वैल्यू दे रखी है 1/2, ठीक है, 1/2 लिख दिया। अब इसे सोल्व करना है, ठीक है। इसे सोल्व करने 2 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, यानी 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई आयतन है तो सेंटीमीटर/सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें पाई का मान रखना चाहते हो तो पाई का मान जो है लगभग में होता है 22/7, ये भी रख सकते हो। वैसे यहाँ तक ही छोड़ दोगे तो भी आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले इसे तो मान लेंगे, लेट या माना लिख दो, आई मान लेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसे हम आई मान लेते हैं, ठीक है। आई मान लो, कोई या कोई और नाम भी दे सकते हैं। इसके लोग इंटीग्रेशन 0 से π/4 और लोग बेस में ई है 1 + 10x dx, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है।
तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने मान लिया है आई। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 1। काफ़ी आसान है, ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, तो ठीक है। अब जो है हम इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगाएंगे समाकलन का गुणधर्म। समाकलन का गुणधर्म जो है पहले हम लिख देते हैं, वो क्या है गुणधर्म। तो समाकलन का गुणधर्म समाकलन के गुणधर्म से समाकलन का गुणधर्म जो है वो ये है आपका 0 से a, यदि कोई लिमिट लिखी हुई है इंटीग्रेशन में, अपर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है, और f(x) कोई फंक्शन है dx, तो हम उसे चेंज करके लिख सकते हैं किस प्रकार, a 0 से a f और x की जगह पे जो है इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, a को और 0 को जोड़ के आएगा, a + 0 जोड़ेंगे तो a आएगा, उस a आएगा, ठीक है। अब इस a में से हमें x की जगह पे हमें लिखना क्या है, a में से x को घटा कर लिखना है, ठीक है। a में से x को घटा कर लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ, x की जगह पे हम लिखेंगे, x की जगह पे a - x, इन दोनों को जोड़ के a आया था, तो a - x dx। ये हमारी समाकलन का गुणधर्म है, हम इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसे i मान रखा, तो i बराबर 0 से π/4। अब 0 में π/4 जोड़ेंगे तो π/4 ही आएगा log, इस e को लिखो मत लिखो, 1 + 10, x की जगह पर क्या लिखेंगे, π/4 - x, इन दोनों को जोड़ के π/4 आएगा, तो π/4 - x, ठीक है। ये मैंने लिख दिया x के स्थान पे यहाँ पर। अब इस प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया। अब इसे यूज करने के बाद अब i बराबर 0 से, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले को भी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, tan a - b का फॉर्मूला है tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b। ये फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे करते हैं, चलिए यूज। i बराबर 0 से π/4 log 1 + tan a - b, यहाँ पे π/4 - x है, ये a की जगह काम कर रहा है, ये b का x जो है, तो tan लिखेंगे, tan a का मतलब tan π/4 माइनस tan b का मतलब tan x बटे 1 + tan a का मतलब tan π/4 इंटू tan b tan x, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद i बराबर 0 से π/4, लिमिट तो ऐसी रहेगी अभी, log 1 + tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 - tan x बटे 1 + यहाँ तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू tan x dx। इस 1 को तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एक तरीके से ये हो गया नीचे 1 + tan x, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 1 + tan x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 + tan x लिख रहा है, यहाँ इसके एक के बटे में कुछ नहीं है, तो एलसीएम 1 + tan x ही आ जाएगा। और इसके बाद अब हम जो है 1 + tan x की मल्टीप्लाई 1 + tan x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 1 + tan x ही आ जाएगा, ठीक है, 1 + tan x। अब इसके नीचे तो हमारा 1 + tan x ही लिखा हुआ है, यानी सेम है दोनों, ये और ये सेम है, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो सेम टू सेम ऐसी लिखी जाएगी ऊपर, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगी तुम्हारी 1 - tan x, 1 - tan x, ब्रैकेट बंद कर देंगे dx, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल कर देंगे, यानी + tan x - tan x कट जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा 0 से π/4 log 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बटे 1 + tan x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे log की प्रॉपर्टी क्या है, log, यदि a, log की प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, tan a/b लिखा हुआ है, tan नहीं log a/b लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log a - log b, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, यूज करेंगे, ठीक है।
तो इस वाली को यूज करेंगे तो आई बराबर आ जाएगा 0 से π/4। यहाँ पर ऊपर तो लिख रहा है 2, तो log 2 माइनस जो नीचे लिख रहा है वो माइनस में जाएगा, माइनस के log 1 + 10x और बाहर क्या है dx। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे हम, तो 0 से π/4 log 2 dx लगा देंगे यहाँ, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x dx। ये हो गया। अब ये जो इसे जो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा है ये सवाल ही है हमारा, जो शुरुआत में हमने सवाल था ये वही सवाल है जो ये वाला सवाल है, इसी को हमने आई माना है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम आई लिख देंगे। अब समीकरण नंबर 1 से लिख दो, समीकरण 1 से, तो इसके जब लिखेंगे इसकी जगह तो आई बराबर 0 से π/4 log 2 dx माइनस आई। अब आई को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आई प्लस आई बराबर जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, log 2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन करना हमें 0 से π/4 हमारी लिमिट है। ठीक है, ये हो जाएगा 2i log 2 और dx का इंटीग्रेशन वो x हो जाएगा, लिमिट हमारी 0 से π/4। 0 से π/4 हम लिमिट पहले यहाँ पर रखेंगे हम x की जगह पर अपर लिमिट का मतलब π/4, तो π/4 माइनस अब लोअर लिमिट 0, माइनस फॉर्मूले के अंदर रहता है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे 2i बराबर ये आएगा तुम्हारा log 2, इधर से आएगा π/4, तो π/4 तो आगे लिख दिया मैंने। अब ये 2 चला जाएगा क्रॉप बटे में, इधर ये वाला 2 इधर बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 दूनी 8 π/8 log 2, और यहाँ पे तो आप ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही आई था हमारा, आई सवाल था और इसका सॉल्यूशन ये आएगा, यानी कि ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, यही तो राइट हैंड साइड है हमारी, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम। क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 0 से पाई लिमिट लिखी हुई इंटीग्रेशन x sin x 1 प्लस बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे i मान लेते हैं, माना या लेट लिख दो, माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई x sin x बटे में लिखा हुआ है 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, हमने इसे i मान लिया। अब इसे i मान लिया, अब हम जो है एक समाकलन का गुणधर्म यूज करेंगे। ठीक है, समाकलन के गुणधर्म से, क्या है समाकलन का गुणधर्म, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, डायरेक्ट लगा सकते हो, एग्जाम में आप लिखना चाहो लिख दो, वरना ये लाइन लिख के आप उसे यूज कर लो। 0 से a fx dx बराबर 0 से a, x के स्थान पे इन दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो a आएगा, a में से x को घटा देंगे dx, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो i बराबर 0 से पाई, x की जगह पर लिखेंगे हम, x की जगह पर a पाई है ना, ये इन दोनों को जोड़ेंगे 0 और 1, पाई को तो पाई आएगा, पाई में से x घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो कौन सा फॉर्मूला है, ये जो है साइन यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई। ठीक है, तो अब ये पाई में से जब कुछ एंगल घटेगा तो दूसरे चतुर्थांश में रहेंगे हम, दूसरे चतुर्थांश में जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस और 180 माइनस थीटा लिखोगे तो चेंज तो होते नहीं है और ये प्लस के रहते हैं साइन थीटा, और कोस 180 माइनस थीटा लिखोगे तो ये माइनस का कोस थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे हम। तो चलिए इसे करते हैं, 0 से पाई माइनस एक्स तो ऐसे लिख देंगे हम ये, अब साइन है, साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का ही रहता है तो साइन एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस 180 माइनस एक्स, माइनस का कोस एक्स होता है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसा लिख सकते हो कोस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस के कोस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है,
वो बाद में माइनस जो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस, अब ये प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से पाई साइन की, यानी पाई के बटे में लिखेंगे अंदर गुणा करके, तो पाई साइन एक्स, इस वाले साइन एक्स की मल्टीप्लाई पाई से कर रहे हैं हम, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब नीचे जो लिखा हुआ है वो दोनों के अलग अलग बटे में लिखेंगे हम, तो 0 से पाई, तो पाई साइन एक्स बटे में आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई, इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक्स साइन एक्स बटे में आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों के बटे में लिख दिया अलग अलग। और अब आप देख रहे होंगे ये जो सवाल, ये जो लिखा हुआ है ये हमारा सवाल ही है जो हमने आई माना है, देख सकते हैं आप इसे, यानी कि हमने कहा ये जो आई है आपका, ये लिखा हुआ है, ये आई माना हमने इसे, तो इसकी जगह पे हम आई लिख देंगे, ठीक है। आई बराबर 0 से पाई, ठीक है। इसका जो पाई है वो तो बाहर निकाल दो, साइन कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसकी जगह आई लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह आई माना था हमने, आई लिख दिया। अब इस आई को लेफ़्ट साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा, ये पाई 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये तो हो जाएगा तुम्हारा 2i बराबर पाई और 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 इसके बटे में आ जाएगा, 0 से पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है। इसके बाद अब हम इसे समीकरण नंबर 1 कह देते हैं, और समीकरण नंबर 1 कहने के बाद हम फिर इसे मानेंगे, माना ये जो लिखा हुआ है इसे हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। ये मान भी सकते हैं अलग से, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर करेंगे तो हम कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, हम कोस एक्स को मानेंगे, कोस एक्स को मान लेते हैं टी है, कोस एक्स बराबर टी है, कोस एक्स का फलन ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स, तो अब हम इसका फलन करेंगे, कोस एक्स का फलन माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी का फलन हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स वो आपका इधर आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस के डी टी, ठीक है। अब हमारी जो लिमिट थी, लिमिट क्या थी हमारी, जब x का मान यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ है तो ये x की लिमिट है, सही है, ये x की लिमिट है। तो जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 है तब आपका जो t है, t का मान इसमें रखेंगे, जब एक कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान क्या होता है 1, और जब x का मान आपका, जब x का मान पाई है तो t का मान क्या हो जाएगा कोस पाई का मान कोस 180 का मान -1, ठीक है, ये लिमिट आ गई। अब ये समीकरण नंबर 1 में ही रख देंगे, तो i बराबर पाई बाई 2 0 से पाई, पाई बाई 2 0 से पाई, 0 से पाई नहीं, अब लिमिट हमारी चेंज हो गई, जब x था तो तब आ गया 1, और जब पाई था तो आ गया -1, ठीक है। और आपका जो है, जो ये आता साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख सकते हैं हम, यानी इस पूरे की जगह माइनस का डी टी भी रख सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तब भी बात एक ही है, यानी कि इसके ऊपर तो हो जाएगा माइनस का डी टी, ठीक है, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स को हमने टी मान लिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो गया, और लिमिट भी रख दी हमने, इतना हो गया ये, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2, 1 से -1 लिमिट होगी इसकी, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा सवाल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम जानते हैं, किसका इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, एक आई बराबर माइनस के पाई बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स एक्स, लिमिट हमारी 1 से -1, ठीक है, और ये टी में रहेगा क्योंकि एक्स में नहीं टी में, ठीक है। अब हम लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं हम, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी है -1, तो टी की जगह रखेंगे हम कितना, -1, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर, अब रखेंगे 1,
ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसे सोल्व कर लेंगे। tan इनवर्स -1 है, तो tan इनवर्स में जो माइनस अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है जो इसका जो मान होता है 1 tan में, वो कौन से कोण का मान होता है, वो मान होता है आपका π/4 का, 45 का। ठीक है, तो इसकी जगह π/4 लिख देंगे, माइनस इसकी जगह भी π/4 लिख देंगे। ठीक है, ये tan 45 का जो मान होता है, tan 45 लिखो या tan π/4, उसका मान होता है 1, तो वो हमने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये अब ऐसा समझ लो जैसे tan इनवर्स था, 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते थे tan इनवर्स π/4, tan π/4, क्योंकि 1 जो होता है मान वो किसका होता है, tan 45 का। फिर ये tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो π/4 बचेगा, आप चाहें वैसे कर देना। ठीक है, इसके बाद अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, और कितना जाएगा, i बराबर माइनस के π/2। इसे सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, माइनस पाई ऊपर माइनस पाई ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है। तो ये आएगा तुम्हारा कितना, ये आएगा माइनस के 2π/4, ये आएगा 2π/4। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होता है काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया पाई गुणा π/4, इतना हो गया। इसे तो गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा π²/4। तो जो हमारा सवाल था उसका आंसर आएगा π²/4। यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। अच्छा, ये मान याद करना था, इसका तो मान आ गया वो हमारा आ चुका है। ठीक है, π²/4। तो ये सवाल हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार 8 नंबर के अंदर। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम इसे सिद्ध करना, हमें ये मान लेकर आना सिद्ध करते हुए। तो हम इसे सबसे पहले लेट मान लेंगे, माना i बराबर 0 से π(x) बटे में लिखा हुआ है a² cos² x प्लस b² sin² x dx, समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है डेफिनेट यानी निश्चित समाकलन के गुणधर्म लगाएंगे, तो लिख दे देंगे। चलिए, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, निश्चित समाकलन का गुणधर्म कौन सा लगा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं आप। तो इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx बराबर a से 0 इंटीग्रेशन में, और x की जगह पर जाएगा a - x dx। ये वाला हम निश्चित समाकलन का गुणधर्म लगा रहे हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम इसकी, या डायरेक्ट आप लगा भी सकते हैं, ना भी दिखाएं तो इसे। तो x की जगह पर लिखेंगे π - x, 0 और पाई को जोड़ेंगे पाई आएगा, पाई की जगह x की जगह π - x, a² cos² π - x प्लस b² sin² π - x dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम जो है यानी कि इसका यूज करेंगे। अब हम जो कोस है, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोस थीटा होता है, और जो साइन होता है 180 माइनस थीटा, ये साइन प्लस का रहता है, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश की बात चल रही है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो उसमें जो है ये दोनों इस टाइप से होते हैं। ठीक है, i बराबर 0 से π - x, तो a², यहाँ पे कोस लिखा हुआ है, कोस π - x, तो माइनस का कोस x आएगा, लेकिन ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही हो जाएगा, cos² x प्लस b², साइन तो ऑलरेडी प्लस का होता ही है, तो ये आ जाएगा sin² x dx। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद जो ये जो नीचे बटे में लिखा हुआ है इस टोटल, इसको पहले पाई के बटे में लिखेंगे और फिर लिखेंगे x के बटे में। ठीक है, तो 0 से पाई बटे a² cos² x प्लस b² sin² x dx, माइनस 0 से x बटे a² cos² x प्लस b² sin² x dx, ये लिख दिया हमने। अब जो लास्ट में लिखा हुआ है इसको हमने i माना था, यही सवाल था हमारा। ठीक है, तो उसकी जगह पर हम लिख देंगे i, बाकी मैंने ऐसे ही लिख दिया है ये।
इसे हमने माना था 1, तो समीकरण 1 से है ये। समीकरण 1 का यूज कर लिया हमने, आई लिख दिया इसकी जगह पे। आई ये इधर आ जाएगा तो आई और आई मिलकर 2i हो जाएंगे, और पाई को तो बाहर निकाल देंगे। 0 से पाई 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसके बाद ये 2 भी चाहो तो बटे में पहुँचा दो पाई के, तो पाई/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/cos स्क्वायर a² cos स्क्वायर एक्स प्लस के b² sin स्क्वायर एक्स और dx। यहाँ तक पहुँच गए अब हम। इसके बाद हम फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगा कर देखते हैं क्या होता है निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। ठीक है, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। निश्चित समाकलन गुणधर्म यही वाला लगाना जो अभी हमने लगाया था। तो पाई/2 0 से पाई, एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। मैं एक बार फिर से लगा कर दिखा रहा हूँ कि हम लगा क्यों रहे हैं, पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये मैंने लगाया यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, 0 से पाई 1/cos a², यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा cos ही आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। माइनस आता तो स्क्वायर आता प्लस हो जाएगा, यहाँ ये साइन तो प्लस में ही रहता है, तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। यानी कि ये इसमें लगाई थी मैंने प्रॉपर्टी और यही आ गया। तो इसका मतलब ये है आपका कि ये जो फंक्शन है आपके, ये समफलन है आपके, ये दोनों के दोनों पूरा फंक्शन ऑफ समफलन बन गया है। ये भी सम है, ये भी सम है, तो दोनों समफलन हो गए। तो चाहो तो जो मैंने ये गुणधर्म लगाया, चाहो तो अगर तुम्हें पहले पता है तो इसे मत लिखो, यदि नहीं पता है तो लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, तो ये समफलन है, इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन होता है तो हमारी प्रॉपर्टी लगाते हैं निश्चित समाकलन की। तो निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी क्या है, पहले वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। कौन सा गुणधर्म लगेगा यहाँ पर, जब हमारी लिमिट होगी 0 से 2a fx dx, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, दुगना कर देते हैं और लिमिट कर देते हैं आधी। ठीक है, और fx dx ऐसा हम कब करते हैं, जब करते हैं जब हमारे पास जब लिमिट थी हमारी 0 से 2a, x के स्थान पे 2a माइनस एक्स रखा हमने और फंक्शन वही आ गया जो फंक्शन था, तो तब हमारा फलन जो है समफलन होता है, इवन फंक्शन होता है। उस दशा में हम इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, समफलन बन जाता है। तो समफलन, ये भी समफलन बन रहा है हमारा ये जो है। ठीक है, इसकी जगह पे हम ये यूज कर लेंगे। तो मैं चलिए इसे यूज करता हूँ हम। अब यहाँ पर मैंने लिखा आई बराबर पाई/2, दुगना करूँगा मैं इंटीग्रेशन को 0 से, और लिमिट जो ऊपर पाई लिख रही है इसका कर दूंगा आधा, तो पाई/2 हो जाएगा, और 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स dx। ऐसे लिख दिया सब। बाकी ये 2 से 2 कट जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो आई बराबर आ गया पाई 0 से पाई/2 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस b² sin स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, इसके बाद हम लिखते हैं cos स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करने पर, या ऐसे लिख दो, cos स्क्वायर एक्स से अंश व हर में भाग करने पर हम cos स्क्वायर एक्स से भाग करेंगे। तो भाग करने पर क्या आएगा, ऊपर भी भाग कर दिया हमने cos स्क्वायर एक्स से, तो ये सेक में बदल जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। cos स्क्वायर एक्स में यहाँ पर आपका एक बच, यानी कुछ कट जाता है, ये मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आगे आपको। cos स्क्वायर एक्स से मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग कर दी। भाग करने के बाद जो जो आएगा सोल्व करके वो लिखेंगे। अब यहाँ तो बदल जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स में, नीचे से तो cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा, ये इससे ही cos स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, प्लस ये बदल जाएगा tan में। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स dx, tan स्क्वायर एक्स में बदल गया। अब हमारे पास tan x को जो है, tan x का फलन क्या हो, सेक स्क्वायर एक्स, tan x को जो है t मानेंगे हम, माना tan x को हमने t मान लिया, tan x को हमने क्या मान लिया, t। तो इसका फलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है,
या dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। इस पूरे की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, t dt, या फिर ऐसे लिख दो dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एक ही बात है ये। इसके बाद जो लिमिट है, लिमिट जब आपका x का मान आपका 0 है तब आपकी जो t की लिमिट है वो क्या बनेगी, tan 0, tan 0 का मान 0 ही होता है, t की लिमिट 0 होगी। और जब आपका x का मान π/2 है, ठीक है, तब t का मान क्या आएगा, t का मान आएगा tan π/2, tan 90 का मान होता है अनंत, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम इसमें लगा देंगे, यूज कर लेंगे, तो लिखेंगे i बराबर पाई, और यहाँ हो जाएगा कितना, 0 से अनंत, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह लिख सकते हो डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। और इससे यदि नहीं लिखते तो डायरेक्ट हो जाता है। अब ये कटेगा, यहाँ पे कट गया, तो ये आएगा आई बराबर पाई 0 से अनंत 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये बी स्क्वायर जो लिख रहा है इसका टी स्क्वायर का गुणांक को 1 बनाना, तो बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, पाई इसके बटे में आ जाएगा बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से अनंत 1/a स्क्वायर, इसके बटे में बी था नहीं तो बी स्क्वायर इसके बटे में पहुँच गया ऐसे। अब उसे चाहो तो तुम ब्रैकेट में एक साथ भी लिख सकते हो, a/b का पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा टी स्क्वायर और यहाँ आएगा डी टी, ये आएगा। अब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि यहाँ पर a हो, a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे हो डी एक्स, तो ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होते हैं इनके, तो इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है, इन्हें आप याद कर लेना, यहाँ पर हम यूज करेंगे सब। तो π/b स्क्वायर 0 से अनंत, और यहाँ पर लिखेंगे अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हम इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आएगा 1/a, यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह है ये पूरा लिखा हुआ, यहाँ पे a की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो a जैसे यहाँ a स्क्वायर था तो यहाँ पे a/b का a स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1/a की जगह आ जाएगा a/b, फिर आ जाएगा tan इनवर्स x/b, x की जगह क्या है t, और x/b x/a है ना इंटीग्रेशन, ये a की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा है, अंदर जो लिख रहा है वो है a/b, ये आ गया। और यहाँ लगा देंगे लिमिट, लिमिट क्या हमारी 0 से अनंत। अब वहाँ पे एक बार ये इस चीज़ को देखो, ये तो कांस्टेंट है, तो इस पे ना इंटीग्रेशन लगा के आप इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, तो उसे चाहे पहले निकाल दो बाहर, चाहे बाद में निकाल दो, ठीक है। आई बराबर बी पहुँच जाएगा ऊपर आपका π/b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लगाएंगे लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स टी की जगह अनंत और a/b, ठीक है, माइनस फिर रखेंगे 0, tan इनवर्स 0 a/b, ये लगा दी हमने लिमिट। आई बराबर यहाँ एक भी कट जाएगा तो π/a भी बचेगा, और tan इनवर्स अनंत, अनंत जो होता है tan इनवर्स में मान वो 90 डिग्री पर होता है, यानी π/2 पर, ठीक है। और tan इनवर्स 0 जो होता है tan में मान होता है 0 का ही, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई बराबर ये आएगा पाई के गुणा करेंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2ab, तो फाइनल आंसर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे, पाई स्क्वायर 2ab, ये देखो, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आ गया, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2025 में भी पूछा जा सकता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। अब हम सिद्ध कीजिए, इसे सिद्ध करना हमें, ये लेकर आना सिद्ध करके। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये, इसको हम मान लेंगे आई, माना आई बराबर ये, इसे आई मान लिया हमने, ठीक है, log sin x dx, ठीक। इसे चाहो तो आई समीकरण नंबर 1 भी कह सकते हैं आप। अब इसके बाद अब हम इसे कैसे करेंगे, हम इसमें लगाएंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, निश्चित समाकलन का गुणधर्म। तो आप लिख सकते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म से
ये ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। निश्चित समाकलन का गुणधर्म जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, वो हम लिख के भी दिखा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ एक्स की जगह पे a में से जो इसकी अपर लिमिट लिख रही है इसमें से घटा कर लिखेंगे x को डी एक्स। ठीक है, ये वाली हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर 0 से π/2 log साइन x की जगह पर π/2 माइनस एक्स। ठीक है, π/2 में से घटा दिया हमने dx। अब इसके बाद जो है ये यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कंडीशन 1, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो जाता है आपका कोस थीटा में। प्लस के ही रहते हैं सारे, लेकिन ये कोस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोस में बदल जाएगा, कोस 90 माइनस π/2 माइनस थीटा, ये एक्स है तो कोस एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो इधर आएगा लेफ्ट साइड i प्लस आई, इधर राइट साइड में 0 से π/2 log साइन एक्स, पहले साइन एक्स से dx प्लस अब समीकरण नंबर 2 से है 0 से π/2 लिमिट log cos x dx। ठीक है, ये आ जाएगा जोड़ कर, इधर तो 2i हो जाएगा। जितना आप डायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लिमिट हमारी सेम ही है इंटीग्रेशन में, तो इन दोनों को हम जोड़ कर लिख देंगे log साइन एक्स प्लस log cos x। ठीक है, dx। एक इंटीग्रेशन का निशान आएगा क्योंकि हमारी लिमिट क्या थी, सेम ही थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे log की प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी क्या है, log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n। ये है, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इन्हें गुणा में लिख सकते हैं log m इंटू n। ठीक है, ये यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये से यूज करेंगे तो 2i बराबर 0 से π/2 log साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आ जाएगा dx। ठीक है, इन दोनों को हमने गुणा में लिख दिया, साइन एक्स और कोस एक्स को। अब इसके बाद फिर यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, या इसे एक्स में भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो वो होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख कर बता रहा हूँ यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमें बनाना है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इसमें 2 से गुणा भाग कर दूंगा। तो 2 से गुणा कर दी साइन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और 2 से ही भाग कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कट के यही आ जाएगा, 2 से 2 कट गए, तो हम ऐसा कर देंगे। अब ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन 2x का, तो ऊपर हो जाएगा साइन 2x/2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक log की प्रॉपर्टी लगेगी। log की प्रॉपर्टी क्या है, log m/n है लिखा हुआ, तो उसे हम माइनस में लिख सकते हैं, log m माइनस log n। ये वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दूँगा। ठीक है, लगाएंगे यहाँ पर 2i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2, तो यहाँ पर जाएगा log साइन 2x माइनस log 2। ठीक है, पहले हमने ये log साइन 2x को लिखा, फिर हमने 2 को लिख दिया। ठीक, dx। अब इसके बाद इनका जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं अलग अलग कर दो इन्हें। तो 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 बार लगेगा आपके, log 0 से π/2 log 2 dx, ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2i बराबर है। तो हमने क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे हम, पहले वाले को तो मान लेते हैं हम i1, इससे दूसरे वाले को कह देते हैं i2। ठीक है, तो ये मान लेंगे हम। तो जब मानेंगे तो ये 2i बराबर आ जाएगा तुम्हारा i1 माइनस i2, समीकरण नंबर 3 कह देंगे इसे। इसमें बाद में हम i1 और i2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो i1 है हमारा वो क्या है, 0 से π/2 log साइन 2x। इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेंगे पहले। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसमें से जो 2x है उसे मान लेंगे, माना या लेट लिख दो। जो 2x है उसे बराबर हमने t मान लिया, t माना तो 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, x का हो गया 1 और अपकलन कर रहे हैं हम, और t का हो जाएगा dt/dx, और ये हो जाएगा 2dx बराबर dt।
यानी जो डी एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी डी टी अपॉन टू, ठीक है। और जो लिमिट है हमारी, जब आपका एक्स का यहाँ पर डी एक्स लिखा हुआ तो इसका मतलब ये एक्स की लिमिट है। तो जब एक्स का मान तुम्हारा जीरो है, तब हमें, जब एक्स का मान हमारे पास जीरो है, तब हमारे पास ये टी का जो मान होगा इसमें रख देंगे, इसमें, ठीक है। टी का मान हो जाएगा 2 गुणा जीरो यानी जीरो। और जब आपका एक्स का मान पाई बाई टू है, लिमिट जब पाई बाई टू है, तब आपका टी का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणा एक्स की जगह रखेंगे पाई बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा पाई, ठीक है। ये लिमिट भी कन्वर्ट हो गई है हम यहाँ पर। अब हम लिखेंगे आई बराबर I1 है, ये I1 है, ठीक है। जीरो से जब जीरो था तब तो जीरो ही रह गया, और जब पाई बाई टू था जब पाई हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया log साइन 2x को तो हमने t मान लिया है, 2x को हमने t मान लिया है, इसे t लिखेंगे और dx की जगह ये लिखेंगे dt अपॉन टू। टू तो बाहर चला जाएगा बटे में, 1/2 जीरो से पाई log साइन t dt। यहाँ पर फिर से एक निश्चित समाकलन की गुणधर्म लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो लिखता हूँ निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। आप वो गुणधर्म को लिख कर दिखाओ या मत दिखाओ, वो आपकी मर्जी है। मैं दिखा रहा हूँ, ए से बी है यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो हम इसे ए से बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। यदि टी में लिखा हुआ तो एक्स में लिख सकते हैं, एक्स में लिखा हुआ टी, यानी वेरिएबल तो हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब तो टी को इसे एक्स में बदल देंगे, तो 1/2 लिमिट हमारी जीरो से पाई log साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म लगेगा यहाँ पर, वो क्या है, जो हमने शुरू में लगाया था, निश्चित समाकलन के गुणधर्म से। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, गुणधर्म आपका यही जो हमने शुरू में लगाया था वही है, ठीक है। बार बार लिख के जरूरी नहीं दिखाया जाए। तो हम लगाते हैं I1 बराबर 1/2 जीरो से पाई, जो भी हमारी लिमिट होती है उसमें से क्या करते हैं, पाई यहाँ पर लिमिट, तो पाई में से x को घटा कर लिखेंगे dx। अब जब ऐसा हमने यूज करा, लगाया, तो हम क्या देख रहे हैं, log साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बोल दो या पाई माइनस थीटा बोल दो। तो साइन ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे में, ठीक है। दूसरे में जो है साइन प्लस का होता है और चेंज नहीं होता है, तो साइन थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा साइन एक्स, यही आएगा। यानी हमने इसमें गुणधर्म लगाया था और वही आएगा। इसका मतलब ये गुणधर्म लगाने से पहले यदि आपको पता है कि लगाने, मन में भी देख सकते हैं, रफ पे भी देख सकते हैं, गुणधर्म में यूज करा, लेकिन जो सवाल जिसमें हमने लगाया था वही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन ये है, ये हमारा समफलन है, समफलन यानी इवन फंक्शन है ये, ठीक है। और इवन फंक्शन में, जब इवन फंक्शन होता है तब हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पर भी हम निश्चित समाकलन का गुणधर्म, ठीक है। तो जो निश्चित समाकलन का गुणधर्म यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, तो उसे मैं दिखा देता हूँ पहले। निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, गुणधर्म कौन सा है, यदि आपके 0 से 2a आपकी लिमिट दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है ये, तो उसे हम डबल करके इंटीग्रेशन को, उसकी जो लिमिट है उसकी आधी कर देते हैं, अपर लिमिट आधी हो जाएगी। लेकिन कब करते हैं, यदि एफ ए 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, यानी हमने जो फंक्शन था हमारा एफ एक्स, उसमें लिमिट को जोड़ा, 2a आएगा, 2a में से एक्स को घटाया और फंक्शन फिर से वही आएगा, हमारा जो फंक्शन था वही फंक्शन आ गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो है आपका ये समफलन है, ठीक है। फंक्शन कैसा होगा आपका, सम होगा ये, इस कंडीशन में समफलन बनेगा। और जब समफलन होता है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये तो समफलन है। तो अब हम इसमें चेंज करते हैं, क्या करेंगे, I1 बराबर 1/2 तो पहले ही है, हम इसे दोगुना करेंगे इंटीग्रेशन को, 0 से
ठीक है, 0, और जो ये अपर लिमिट लिख रही पाई, इसको आधा कर देंगे π/2, ठीक है, और बाकी सब ऐसे लिख देंगे log sin x dx। जितना मैं यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ जरूरी नहीं लिख कर दिखाऊँ, आप सीधा ये लिख सकते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म से, ठीक है, ये तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। अब हमने कर दिया, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया ये, तो I1 बराबर 0 से π/2 log sin x। आपके समझ में आना चाहिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये जो सवाल आया ये हमारा सवाल ही था, ठीक है, जो हमने जिसे I माना था, यानी I1 की जो वैल्यू आ गई वो I ही आ गई, ठीक है, I1 की वैल्यू I आ गई, ठीक। अब इसके बाद हम सोल्व करेंगे I2 को। I2 हमने जो माना था वो लिखते हैं। I2 हमने इसे माना है 0 से π/2 log 2, इसका इंटीग्रेशन और करना हमें, 0 से π/2 log 2 dx। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो I2 बराबर log 2 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो 0 से π/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है बस, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। अब इसे सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो log 2 पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2 पे, लोअर लिमिट 0 x की जगह पर, ठीक है। तो ये I2 की जो वैल्यू आ गई π/2 तो बाहर आ जाएगा, log 2 ऐसा आ जाएगी। ये I2 की वैल्यू आ गई, और जो I1 की वैल्यू थी वो I आ गई। अब ये दोनों मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुट इन समीकरण नंबर 3 होगी ये शायद, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, पुट इन 3 हमारी क्या है, I बराबर I1 माइनस I2 थी ये, तो मैं इसमें रखूँगा I बराबर I1 की वैल्यू तो I आ गई। अच्छा, इधर जो 2I था, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार पहले फिर से, देखो यहाँ पर 2I लिखा हुआ है, 2I बराबर I1 माइनस I2, तो 2I बराबर I1 माइनस I2, 2I तो ऐसे लिख दिया, I1 की जगह I लिखा, और जो I2 है इसकी जगह हमने यो लिख देंगे π/2 log 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, I को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 2I माइनस I हो जाएगा, माइनस π/2 log 2, 2I में से I घटाएंगे तो I आ जाएगा। I हमारा क्या है, सवाल ही है, तो I का मान जो आ गया π/2 log 2 आ गया, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, दिखा देता हूँ आपको, ये रहा माइनस के π/2 log 2, ठीक है। ये आई है, ठीक है। इसे और क्या कर सकते हैं, इसे और चेंज कर सकते हैं, क्या पता आंसर ये दे रखा हो। ये जो माइनस है log की पावर 2 की पावर में ले जाएंगे, log की प्रॉपर्टी है ये, log की प्रॉपर्टी में लिख के दिखा देता हूँ। log m की पावर यदि n है तो उसे n log m लिख सकते हैं, यदि ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से कोई सा भी कैसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो हमने जो -1 आगे लिखा हुआ उसे हम पावर में ले गए हैं, ठीक है, तो पावर में चला गया, तो इसे हम लिख सकते हैं π/2, और ये log की पावर -1 है, तो इसे अगर मैं बटे में ले जाऊँ तो 1/2 की पावर +1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये भी दिया हो सकता है या ये, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी आप, चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन अवकल समीकरण चैप्टर का है ये, ठीक है, 5 नंबर में 8 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए इसे करते हैं। अवकल समीकरण दी गई है dy/dx बराबर ये, इसका हल हमें ज्ञात करना है, ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसमें जो ये अवकल समीकरण लिखी हुई है dy/dx बराबर x + y + 2/2 x + y, ठीक है, ये लिखी हुई है। हमें इसमें जो है मानना पड़ता है ये समघाती अवकल समीकरण है, ऊपर भी जो घात है और नीचे भी घात है वो समान है। हम इसमें क्या करते हैं, जो हमें एक जैसे दिखाई दे रही है, जैसे x + y यहाँ भी लिखा हुआ है और x + y यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम इसे जो है मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर मान लेंगे, माना x + y बराबर v मान लिया हमने इसे। तो यहाँ पे अब x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो x का तो हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy/dx और v का हो जाएगा dv/dx। यहाँ से जो है dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dv/dx, और जो एक लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx का मान, और ये हमारा x + y का मान v। अब ये दोनों मान जो हमें इसमें रखने हैं, ठीक है, तो हम रखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा dv/dx -1 बराबर v + 2/2
2v प्लस 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ से डी अपॉन डी एक्स का मान हम निकालेंगे, एक को राइट साइड ले जाएंगे तो राइट साइड में लाएंगे प्लस का हो जाएगा ये। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो 2v प्लस 3 लिखा हुआ है, 2v प्लस 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जो इसके नीचे और ये तो समान ही है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी आ जाएगी, यानी v प्लस 2 ऐसे ही लिख देंगे। प्लस यहाँ पर तो 1 है, यानी 2 प्लस 3 की वैल्यू गुणा जो होनी है 1 से होनी है, तो 2v प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स बराबर v, 2v यहाँ लिखा हुआ है, 2v और v मिलकर हो जाएगा 3v। ठीक है, 3v प्लस 2 और 3 मिलकर जाएगा 5 बटे 2v प्लस 3। अब इसके बाद हम करेंगे सेपरेट करेंगे, यानी कि v वाले v की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 3, नीचे आ जाएगा 3v प्लस 5, इधर आ जाएगा dv, राइट साइड में ले जाएंगे dx को। ठीक है, अब यहाँ से बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का, तो इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, 2v प्लस 3 बटे 3v प्लस 5 dv बराबर इंटीग्रेशन dx। ठीक है, लिख भी सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। या तो हिंदी में लिख दो आप दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, मैं चलो लिख देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या ये लिख दो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। हम रेस्पेक्ट में, ठीक है, समाकलन का निशान लगा दिया। अब इसके बाद हमें इसका समाकलन करना है 2v प्लस 3 का, ये पूरे का हमें इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें करना है, तो हम देख पा रहे हैं कि नीचे वाले का यदि अवकलन ऊपर बन जाता है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लॉग में हम कर देते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले का जो अवकलन है v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3v का, तो 3 तो कांस्टेंट आ जाएगा, 3v प्लस 5 का हम अवकलन कर रहे हैं v के रेस्पेक्ट में, तो 3 तो कांस्टेंट है, v का हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस 5 का हो जाएगा 0, यानी 3 आ जाएगा। तो ऊपर तो 2v प्लस 3 लिखा हुआ है, चाहो तो पहले अलग अलग लिख सकते हैं इन दोनों के इसे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रफ का कर लिया, 3v प्लस 5 से हम 2v प्लस 3 को भाग देंगे तो हमें यहाँ 2 बनाना है और 3 हटाना है, तो 2 ऊपर लिखेंगे 3 नीचे, गुणा कर देंगे, तो 2/3 की जब 3v से गुणा होगी, 3 से 3 कट जाएगा, 2v आ जाएगा। ठीक है, अब 2/5 से गुणा करनी है 2/3 की, तो 5 दूनी 10, 10/3। ठीक है, अब घटा देंगे, चिन्ह बदलेंगे, घटा देंगे ना, 2v से 2v कट जाएगा, ये 3 में से जो है हमें 10/3 घटाना है, तो घटाओगे तो कितना जाएगा, ये घटा कर लिख दो आप, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 माइनस 10/3 आ गया, यानी माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये माइनस 1/3 आएगा भाग देने के बाद। तो हम अब इसे कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे वो आप देखें। ठीक है, हमने इसे भाग दी, तो भाग देकर 2/3 तो बार तो पूरा कट गया यो। ठीक है, 2/3 बार तो पूरा कट गया, प्लस की जगह प्लस लगाओगे तो माइनस 1/3 अभी भी बच रहा है, जो शेष पल हमारा, उसको हमें इसी से भाग देनी पड़ेगी अभी, 3 प्लस 5 से। ठीक है, dv बराबर x प्लस सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 2/3 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dv, और माइनस बाहर आ जाएगा, 1/3 भी बाहर कर दो, 1/3v प्लस 5 dv। इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर दिया ये। ठीक है, अब यहाँ पे तो 2/3 dv का v हो जाएगा माइनस 1/3। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका नीचे वाले का जो लिखा हुआ है इसका फलन है 3 हमें ऊपर बनाना है, तो ऊपर बनाने के लिए 3 से गुणा भाग कर देते हैं हम। ठीक है, गुणा भाग कर दी मैंने, 3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो 2/3v माइनस 1/9। और अब ये इसका अपकलन ऊपर बन रहा है, जब अपकलन बनता है, यदि किसी फंक्शन, कोई फंक्शन नीचे लिखा हुआ है और उसका अपकलन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम जो इसे log में लिख सकते हैं, log fx, ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। तो मैं इसे log में लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 3v प्लस 5, चाहो तो मोड लगा कर लिख दो, चाहो तो आप इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, बराबर x प्लस सी। अब यहाँ पे v का मान रख देंगे, v का मान क्या था, x प्लस वाई को हमने v माना था, ये रख देंगे, तो 2/3 x प्लस वाई माइनस 1/9 log, और ये अगर 3 v की जगह रखेंगे x प्लस वाई प्लस 5, ये आ जाएगा यहाँ पर, बराबर x प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या फिर और क्या कर सकते हो आप इसमें,
और हम कर सकते हैं जो इस समीकरण को 9 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 बटे 3 एक्स प्लस वाई, 9 से 9 कट जाएगा जब गुणा करेंगे तो log 3 एक्स प्लस वाई, इस 3 के अंदर गुणा भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो ये हो जाएगा 3 एक्स प्लस 3 वाई प्लस 5 बराबर 9 से जब हमने पूरे में गुणा करी है तो इधर भी करेंगे राइट साइड में, ये 9 एक्स प्लस 9 सी आ जाएगा। ठीक है, इससे इसे काट देंगे, क्या बार कटेगा 6 बार, तो 6 एक्स प्लस वाई माइनस के log 3 एक्स प्लस 3 वाई प्लस 5 बराबर 9 एक्स। अब जो हमारे पास ये 9 सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका नया नाम आप सी रख सकते हैं, C1 रख सकते हैं या सी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये इसका सोल्यूशन जरूर समझ आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपका समीकरण का, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, कई बार एग्जाम में आ चुका है अभी तक ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसे करते हैं अब हम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख करते हैं। अब कल समीकरण का ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपका tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ये कभी तो लेफ्ट साइड में लिख देते हैं इसे, कभी राइट साइड में, तो ये किसी भी रूप में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या हो, सबसे पहले हमें निकालनी इसके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जब वैल्यू निकाल लेंगे, डी एक्स को इसके नीचे ले आए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे ये आ जाएगा सब पूरा tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब हम जो है इसे जो है सब दोनों के बटे में अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि सेपरेट करना सबसे पहले हमें। तो जैसे ही हम इसे अलग अलग करके लिखते हैं तो क्या आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बटे tan इनवर्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे tan इनवर्स वाई माइनस एक्स। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों में ही एक्स वाई मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जगह आपका वाई का टर्म हो, एक जगह दोनों हो, ऐसा तभी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे इसे। तो अब हम क्या करते हैं, जब ये ऐसे नहीं होगा तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, उल्टा कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, पलट देंगे इसे, तो tan इनवर्स वाई माइनस एक्स तो ऊपर हो जाएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे दोनों के अलग अलग बटे में लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक बार लिखेंगे tan इनवर्स वाई के बटे में नीचे वाले को, ठीक, माइनस लगाएंगे तो एक बार एक्स बटे में लिखेंगे, एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों के अलग अलग बटे में लिख दिया। अब हम आप देखो यहाँ पर इस वाले में क्या है, ओनली एक्स के ओनली वाई है। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों है। ठीक है, तो अब हम इसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो जिसमें हमारे पास एक्स वाला टर्म है, ये एक्स वाला, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है एक्स है, तो इस एक्स वाले टर्म को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आएंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं हम। ये समीकरण देखो, ये यहाँ पर ओनली एक्स लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्स है, और बाकी जो भी लिखा हुआ है इसके, जैसे एक्स के इंटू में जो लिख रहा है ये, या राइट बराबर में जो लिखा हुआ है, ये सब या तो वाई का फंक्शन होगा, आपका वाई का फलन होगा, या कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसा सही है ये लिखा हुआ। ठीक है, एक्स के अलावा एक्स तो लिखा हुआ ही है और बाकी सब वाई का फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 लिखते हैं हमने। अब एक समीकरण लिखते हैं जिससे इस समीकरण को उस समीकरण से तुलना करेंगे हम। तो लिखेंगे समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स ऊपर है, तो हम लिखेंगे पी एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा। ठीक है, बराबर क्यू से तुलना करने पर, इस समीकरण से तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, इस समीकरण से जैसे तुलना करेंगे हम, तो x के जो इंटू में लिखा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, हमारा y p हो जाएगा, तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और q जो है बराबर में जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे p का मान हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई। इसके बाद हमें इस समीकरण का जो है, समीकरण नंबर 1 का हमें सोल्यूशन चाहिए। तो समीकरण 1 का सोल्यूशन निकालने के लिए, इसको हल करने के लिए
हमने पी और क्यू निकाल लिया। इसके बाद अब हम निकालते हैं आई फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। ठीक है, समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे शॉर्ट में लिखते हैं आई एफ। ठीक है, अब हमें आई एफ निकालना है। तो जो आई एफ का फॉर्मूला है वो ये है, आई एफ बराबर ई की पावर पी डी एक्स आता है या डी वाई। तो जो हमारा जो पी है वो वाई के रूप में, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला है आई फैक्टर का। आई फैक्टर ई की पावर पी का मान है 1/1 + y² dy। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है 1/1 + x² dx का क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, ये होता है, तो ये यहाँ पर कर देंगे हम। तो ई की पावर ये हो जाएगा tan इनवर्स y। तो हमारे पास ये आई एफ की वैल्यू है, आई फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। ठीक है, हमारे पास आई एफ आ गया। अब इसके बाद जो समीकरण नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। समीकरण 1 का हल, या लिख दो सॉल्यूशन इज। समीकरण नंबर 1 देखो पहले क्या है, यह है लिखी हुई समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में यहाँ क्या लिख रहा है, x। तो हम लिखेंगे x गुणा आई फैक्टर बराबर q आई फैक्टर। q हमारा y का फंक्शन है, तो डी वाई इंटीग्रेशन का निशान प्लस c। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट रख देनी है सब। x गुणा आई फैक्टर का मान क्या है, ई की पावर tan इनवर्स y बराबर q का मान क्या है, ये है q हमारे tan इनवर्स y बटे 1 + y², tan इनवर्स y बटे 1 + y²। ठीक है, अब लिखेंगे आई फैक्टर गुणा आई फैक्टर का मान क्या है, ई की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। अब हमें इसे सोल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तो यही आ जाएगा x ई की पावर tan इनवर्स y बराबर। ठीक है, इसे सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ मानना पड़ेगा। जो ये tan इनवर्स y लिखा हुआ है इसको हम मानते हैं tan, इसे पूरे को नहीं, tan इनवर्स को सिर्फ, क्योंकि इसका अवकलन हमारे पास है यहाँ पर। तो माना या लेट लिख दो या माना लिख दो, tan इनवर्स y बराबर हमने इसे मान लिया t। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हम अवकलन करेंगे tan इनवर्स का, तो आएगा 1/1 + y²। t का आ जाएगा dt/dx, नहीं y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy। ठीक है, dy हमारा इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा गुणा में इसके, तो 1 + y² dt ये आ जाएगा। एक तो ये t और एक ये, इन दोनों की वैल्यू जो है हमें इसी में ही रखनी है। तो इसमें रखते हैं x ई की पावर tan इनवर्स y बराबर, tan इनवर्स y को हमने मान लिया है t, तो ऊपर तो आएगा t बटे 1 + y² और e की पावर t हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर t। ठीक है, अब dy की वैल्यू रखनी, तो dy की वैल्यू 1 + y² dt प्लस c। तो यहाँ पर जो कैंसिल आउट होगा कर देंगे, ये पूरा कट जाएगा इससे। तो क्या बचेगा यहाँ पर, t ई की पावर t dt प्लस c, x ई की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना है इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट और सेकंड मान के करेंगे, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो पूरा बचेगा फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। चाहो तो इसे हटा दो भी, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो x ई की पावर tan इनवर्स y बराबर फर्स्ट फंक्शन ऐसी यानी t ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर t dt माइनस फर्स्ट का अवकलन d/dt और इंटू t। ठीक है, डायरेक्ट आप कर भी सकते हैं, मैं लिख के दिखा रहा हूँ अभी पहले, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन
डी टी, या फिर जो भी बचेगा आपका उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर टी, ई की पावर टी का, टी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई की पावर टी ही आ जाएगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। टी का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर टी आ जाएगा डी टी प्लस सी। तो ये आएगा टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ई की पावर टी आ जाएगा प्लस सी। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम, ठीक है। ई की पावर टेन इनवर्स वाई। इसके बाद अब ई की पावर टी तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा टी, यहाँ बचेगा -1 प्लस सी। अब हमें जो है वैल्यू पुट करनी है जो भी हमने ये माना था। तो हमने टी किसे माना था, टी माना था टेन इनवर्स वाई को, तो टी की जगह टेन इनवर्स वाई पुट कर देंगे। तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर ई की पावर टी की जगह क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई -1 प्लस सी। तो ये आ गया, ठीक है। लगभग हम पूरा सॉल्यूशन तक पहुंच ही गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि आपके सॉल्यूशन ये भी सॉल्यूशन ही है, आपका इसे भी आंसर कह सकते हैं आप। यदि इसे हटाना चाहते हो, आपका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, तो हम ई की पावर टेन इनवर्स एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ, यानी इसे नीचे भेज देंगे। इधर डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, तो यहाँ से तो ये हट जाएगा नीचे से, ठीक है। और इसमें से भी हट जाएगा, जब हम इसे भाग देंगे तो कट जाएगा। चाहो तो आप एक एक बार पहली बार में लिख के भी दिखा सकता हूँ आपको। एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, भाग दे रहे हैं हम ई की पावर टेन इनवर्स वाई से, ई की पावर टेन इनवर्स वाई बटे ई की पावर टेन इनवर्स वाई, ब्रैकेट में लिख दो टेन इनवर्स वाई -1 प्लस सी बटे, इधर भी सब जगह भाग देनी है हमें टेन इनवर्स वाई से, सब जगह भाग दे दी। भाग देने के बाद ये तो कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ तो बचा एक्स प्लस, यहाँ ये भी कट जाएगा, यहाँ बचा तुम्हारा टेन इनवर्स वाई -1 प्लस यहाँ ये बचा। अब मैं इसे ऊपर लेकर जाऊँगा तो जो भी ई की पावर में पावर थी वो माइनस की हो जाएगी, नीचे प्लस की, तो नीचे ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस होती तो ऊपर जाकर पावर प्लस हो जाती। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 8 समाकलनों का अनुप्रयोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये दीर्घवृत्त दे रखा हमें, इससे घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम दीर्घवृत्त बना लेते हैं। ये जो दीर्घवृत्त दे रखा है x² / a² + y² / b² बराबर 1, समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। ये जो है आपका दीर्घवृत्त है, तो इसका जो चित्र है वो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये जो है एक बना दी एक्स अक्ष और ये बना दी हमने वाई अक्ष। इसके बाद ये हम दीर्घवृत्त बनाएंगे ऐसा, तो ये हमने दीर्घवृत्त बना दिया। अब ये जो है ये इसका मूल बिंदु है, यानी कि ये इसका सेंटर समझ लो, मूल बिंदु ये वाला एक्स अक्ष वाई अक्ष का 0,0 इसके निर्देशांक होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो ए है दूरी है, इसे ए बोलते हैं। ये वाला जो नीचे ए लिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसके निर्देशांक बन जाएंगे a,0, एक्स का मान a, वाई का मान 0, और ये होता है ऊपर की ओर b, ठीक है। तो इसके जो निर्देशांक बन जाएंगे, एक्स का मान तो 0 हो गया, वाई का मान b हो जाएगा। इधर की ओर सेम टू सेम ऐसे ही होता है, ये भी a दूरी है तो ये माइनस का a,0 हो जाएगा, ये भी सेम टू सेम ही है, तो 0, -b, ठीक है। हमें इस पूरे दीर्घवृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जितना भी ये दीर्घवृत्त इस सबका टोटल का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, ठीक है, इसका पूरे का क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए ये जितने चारों हमारे ये बने हुए हैं, इन चारों का क्षेत्रफल जो है इक्वल है, ठीक है। एक्स अक्ष के ऊपर का क्षेत्रफल और एक्स अक्ष के नीचे का क्षेत्रफल भी बराबर है, वाई अक्ष के दाईं तरफ का क्षेत्रफल, वाई अक्ष के बाईं तरफ का क्षेत्रफल भी बराबर है, और चारों खानों का आपस में इक्वल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हमें किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसे 4 गुना कर देंगे। तो हम जो है ये प्रथम चतुर्थांश जो है इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। तो हम इसका फाइंड करने के लिए मैंने एक स्टिक बना दी है, ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो dx है और ऊंचाई जो है y कितनी है, y है। इसे ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यानी स्टिक बनाना जरूरी है, स्टिक बना सकते हैं आप। अब मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, इस पूरे का निकाल लिया हूँ मैं क्षेत्रफल, इस वाली
खाने का, पहले वाले का, प्रथम चतुर्थांश का, और फिर हम क्या करेंगे, उसे 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये जो स्टिक है हमारी, ये जो टकरा रही है, ये वाला जो यानी दीर्घवृत्त है, इसका समीकरण तो हमें दे ही रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। एरिया हमें ज्ञात करना है, एरिया इसका पूरे का दीर्घवृत्त का, तो उसे 4 गुना कर दिया हमने। लिमिट हमें यहाँ पे लगेगा वाई डी एक्स। जब भी हम स्टिक इस टाइप से बनाएंगे खड़ी ऐसे, तो हम जो लिखेंगे फॉर्मूला वाई डी एक्स लिखेंगे। यदि स्टिक में ऐसे बनाता है, ऐसे इस टाइप में, तो एक्स डी वाई। ठीक है, तो हमने बना दी स्टिक, और अब लिमिट लगानी है। तो लिमिट में लगाएंगे तो यहाँ पे जो लिमिट यानी x का जो मान है वो कितना है, 0 है, तो इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। और यहाँ पे x का मान कितना है, ये x का मान है, x की जो लिमिट है यहाँ पे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। dx लिखा हुआ तो हमें x की लिमिट लिखनी है। ठीक है, हमने लिख दी। अब इसमें y का मान और रखना, तो y स्टिक जो है जिस जिस यानी कर्व से टकरा रही है ये, उससे हमें y का मान निकालना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इससे टकरा रही है, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस इस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका मान निकाल लिया हूँ, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को जो है राइट साइड में भेज सकते हैं हम, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ऊपर चला गया, ए स्क्वायर नीचे, और ब्रैकेट में इन्हें लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट भी लग जाएगा, वाई बराबर अंडर रूट लगेगा, ये तो दोनों स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जो स्क्वायर थे वो हट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगाते तो हट जाती है। ये आएगा वाई का मान, ये वाई का मान हमें यहीं रखना है। ठीक है, तो एरिया बराबर 4 लिमिट 0 से a, वाई का मान b अपॉन ए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो बाहर आ जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ में इनमें x नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगी, तो 4b अपॉन ए, और ये हो गया 0 से a अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एक्स अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट में जैसे लिखा हुआ वैसे लिखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ये याद कर लेना ये। अब हम इसे ये लगाते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4b अपॉन ए, इंटीग्रेशन में यही लिखना है यहाँ पर, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और जो लिमिट थी हमारी 0 से ए वो लिख देंगे, 0 से ए। पहले जब इसे सोल्व करते हैं पहले अपर लिमिट रखते हैं, यानी ऊपर वाली लिमिट रखते हैं पहले एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह पे जैसे ही हम इसे रखेंगे यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस इसमें रखना हमें, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अंदर। अब लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा के रख सकते हैं, तो जब जैसे ही हम यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे 0, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा 4b अपॉन ए, यहाँ पर बच गया ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए से ए कट जाएगा, एक बार 1 बार, यानी साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, माइनस ये तो 0 हो गया, और जो साइन इनवर्स 0 होता है कौन से कोण पर मान होता है साइन का, 0 पे ही होता है, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब बस हमें इसका मान पुट करना है, 4b अपॉन ए, ये आ गया तुम्हारा, इसे हटा सकते हैं ब्रैकेट को, गुणा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 जो है साइन में कौन से एंगल का मान होता है, ये होता है आपका π/2 का। ठीक है, π/2 का 90 डिग्री पे मान होता है ना 1 साइन के। ठीक है, ये आइए। अब यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो एक कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और ये देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 भी कट जाएगा, यानी b बचा, a बचा और पाई बचा, तो इनकी गुणा कर लेंगे, π/AB, ये आपका दीर्घवृत्त का एरिया आ गया। मात्रक लिख देंगे वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलिए इसे शुरू करते हैं, इसे करते हैं अब। ठीक है, इसमें जो है 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में जो है अनुसार बांटी गई हैं, वांटित की गई हैं। तो ये डिब्बे हैं आपके जो बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये रंग की गेंद है, काले रंग की, सफ़ेद रंग की और लाल रंग की। ठीक है, ये इस प्रकार लिखी हुई है। इसमें से अब आपको बताया गया है कि एक डिब्बे को चुना गया है, यादृच्छा यानी रैंडमली चुना गया, उनमें से एक गेंद निकाली गई है। तो यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद को जो तीसरे डिब्बे से निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो हमने जो है सबसे पहले मान लिया, घटनाएं माननी पड़ेंगी। माना घटना E1 है, तो E1 को हम घटना मानने हैं। जो पहले डिब्बे का जो चुनाव है, सेलेक्ट करना होगा पहले डिब्बे को, तो उसको मान लेते हैं डिब्बा फर्स्ट का चुनाव। इसी प्रकार जो घटना E2 है वो डिब्बा सेकंड का चुनाव है। सेकंड को चुनेंगे ना, पहले चुनेंगे उसके बाद निकालेंगे। फिर तीसरे डिब्बे को वैसे ही डिब्बा थर्ड का चुनाव सेलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, ये तीनों डिब्बे मान लिए, इनकी प्रायिकता वो घटनाएं मान ली हमने। इसके बाद हम तीनों डिब्बों की यदि हमें प्रायिकता लिखनी हो तो प्रायिकता हम लिख सकते हैं। तीनों डिब्बों की प्रायिकता, 3 ही डिब्बे हैं, तीनों को हमें 3 डिब्बों में से किसी एक डिब्बे को चुनने की जो प्रायिकता आएगी वो तीनों की इक्वली आएगी। ठीक है, तो 3 डिब्बे हैं, तीनों में से किसी एक को चुनना होगा तो 1/3 तीनों की प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है, ये तो तीनों की प्रायिकता बन जाएगी। अब हमें जो है घटना माननी पड़ेगी अलग, क्योंकि डिब्बों में से काले रंग की गेंद निकालनी है। तो काले रंग को मानते हैं। माना घटना एक काले रंग की गेंद का निकलना, एक काले रंग की गेंद का निकलना कह दो, या काली गेंद का निकलना, काली गेंद का निकलना। ठीक है, काले रंग की गेंद निकलना है, काली गेंद निकलना। ठीक है, ये घटना मान ली हमने ए। अब हमारे पास चलिए तीनों बॉक्स को बनाते हैं, जिसमें जो बॉल हैं इसमें। जैसे हमने एक डिब्बा बनाया तुम्हारा, ये एक बनाया हमने, ये और तीसरा डिब्बा बनाएंगे हम, ये। तो ये हमने 3 बॉक्स बना लिया। तीनों बॉक्स में जो है बॉल कौन कौन कितनी कितनी है। जैसे पहले डिब्बे में आपके 3 तो इन्होंने बताई थी, काले रंग की गेंद ये रही। ठीक है, 3 तो हमारी हैं काले रंग की गेंद, 4 हैं सफ़ेद रंग की और 5 है लाल रंग की। 3 4 5, 3 4 5, 3 काली हैं यानी ब्लैक, 4 वाइट हैं और 5 जो है आपकी रेड है। फिर दूसरे डिब्बे में कितनी कितनी है, 2 2 2 2 2 2, ब्लैक वाइट रेड। फिर आपके तीसरे डिब्बे में इसी प्रकार 1 2 3, 1 2 3, ब्लैक वाइट रेड। ये बॉल हमारे पास 3 डिब्बे में दी गई हैं। ठीक है, अब तीनों डिब्बों से अब हमें सवाल करना है। ये तीनों डिब्बों को ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, हमें समझ तो आ रहा है। अब तीनों डिब्बों से हमें, जैसे तीनों डिब्बों को सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता थी, चुनने की प्रायिकता, वो तीनों की इक्वली है। क्योंकि पहले की घटना हमने E1 माना है, तो पहले की तो हो जाएगी 1/3। ऐसी दूसरे की हो जाएगी E2, वो भी 1/3। ऐसी इसी प्रकार तीसरे डिब्बे की हो जाएगी E3, वो भी 1/3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना था, अब इनमें से काले रंग की गेंद निकालनी है। ठीक है, तो पहले E1 यानी पहले डिब्बे को सेलेक्ट करा और उससे काले रंग की गेंद निकाली, तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी ये भी हमें लिखना पड़ेगा। यही तो हमें निकालना, अभी फाइंड क्या करना है वो भी हमें देखना है। ठीक है, अगर मैं पहले वो लिख लेता कि फाइंड क्या करना है तो वो भी सही रहता। तो मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। हमसे इन्होंने बोला गया है कि काले रंग की गेंद निकाली गई है, काले रंग की गेंद निकल चुकी है, लेकिन वो तीसरे डिब्बे से निकली है। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी, ये हमें फाइंड करना था। तो इसे हम फाइंड करेंगे बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो उससे फाइंड करेंगे। उसमें जो है हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पहले डिब्बे को चुनने के बाद उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। तो पहले डिब्बे में ये इतनी टोटल गेंद कितनी है, 3 4 5, यानी टोटल गेंद हमारे पास 12। 12 में से काली गेंद कितनी है, 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे, ये आ गया। इसी प्रकार इसकी प्रायिकता, पहले दूसरे डिब्बे को सेलेक्ट करा और उसमें से काले रंग की गेंद की निकालने की घंटा ए है, तो ए ऊपर लिखा। तो काले रंग की गेंद, टोटल गेंद कितनी इसमें 6, उसमें से काली गेंद कितनी 2,
इसी प्रकार तीसरा लिखेंगे ये तीसरे डिब्बा और उसमें से काले रंग की गेंद। ठीक है, तीसरे डिब्बे का चुनाव कितना है, टोटल गेंद कितनी इसमें, टोटल गेंद अब भी 6 ही है, 3 और 3 6, उसमें से काले रंग की कितनी है 1। तो ये तीनों की प्रायिकता लिख दी। अब बेस थ्योरम से देखो ये फॉर्मूला देखेंगे, बेस प्रमेय से बेस थ्योरम हम लगाएंगे तो फॉर्मूला बनाएंगे इसी से, Pe3/A, ये हमें फाइंड करना था। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा आपका, पहले डिब्बे की चुनने की प्रायिकता और उस डिब्बे से चुनने के बाद उसके काले गेंद की निकलने की प्रायिकता, ऐसे तीनों डिब्बों की बनेगी। फिर E2 Pe1 E2 नीचे और A ऊपर, काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। इसी प्रकार तीसरे डिब्बा, और तीसरे डिब्बे से सेलेक्ट करने के बाद उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। और जो ये ऊपर है तो ये ऊपर जो है तीसरा डिब्बा आएगा, क्योंकि यहाँ तीसरे डिब्बे का है तो E3 इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन मतलब यही आ जाएगा, जिस प्रकार हमने ये लिखा तीसरे डिब्बे को सेलेक्ट करा, उसके निकलने की प्रायिकता चुनने की, और इसमें से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। ये हमारा जो है फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे इसका बेस थ्योरम से। अब चलिए ऐसा करते हैं, Pe3/A बराबर, सबकी हमने लिख रखी है। तो पहले डिब्बे को चुनने की प्रायिकता कितनी थी 1/3, फिर उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है 3/12। ठीक है, 3/12 प्लस ऐसे दूसरे डिब्बे को चुनने की प्रायिकता 1/3, फिर उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 2/6, 2/6। फिर तीसरे डिब्बे से भी 1/3, 1/3 इसके चुनने की प्रायिकता तीसरे डिब्बे को, और उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 1/6 गुणा 1/6। और यही जो है ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि तीसरे डिब्बे की बात चल रही है, 1/3 गुणा 1/6। अब हमें इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे हम। अब आप देखो 1/3 ऊपर भी है गुणा में लिखा हुआ, और 1/3 कॉमन नीचे से भी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिर्फ 1/6 और यहाँ बचेगा 3/12। इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, 2/6 और 1/6 ये बचेगा, ये तो कट जाएगा 1/3 कॉमन लेकर। ठीक है, इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम जो है आपका 12 आ जाएगा, या तो इसे काट दो या फिर यहीं से सोल्व कर दो। एलसीएम नीचे क्या आएगा 12 आएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 एक बार कटेगा तो 3 ही आ जाएगा ऊपर, जो ऊपर वाली संख्या लिख रही है। 6 से जो है 12 भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ऐसे ही 6 से देंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, ये आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली संख्या 12 है ये तो ऊपर चली जाएगी, और जो ये वाली 6 है इसके नीचे वाली ये नीचे आ जाएगी, और ब्रैकेट में लिख देंगे 3 + 4 + 2, इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12/6 गुणा 3 और 4 7 और 2 9, 9 आ जाएगा। इससे सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, E3/A, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे, 6 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, तो ये आएगा आपका E3/A, Pe3/A बराबर 2/9। इस सवाल का जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।